इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स हम जानते हैं दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, एक उसकी क्वांटिटेटिव नेचर होती है यानी यूनिट, विच इज़ डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर मैं लेंथ एक क्वांटिटी लूँ तो उसका एक यूनिट मीटर होता है, तो मीटर इज़ अ स्टैंडर्ड लेंथ। इसी तरह अगर मैं क्वांटिटी लूँ मैस, तो उसकी एक स्टैंडर्ड अमाउंट होती है 1 किलोग्राम 1 ग्राम। तो ऑल ऑफ द यूनिट्स शोइंग द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स हमें क्वांटिटेटिव नेचर के साथ कोई गर्ज नहीं है, हमें इसकी क्वालिटेटिव नेचर के साथ अगर गर्ज हो तो दैट इज एक्चुअली डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। और डायमेंशन का मतलब एक स्पेसिफिक सिंबल है इन केस ऑफ बेस क्वांटिटीज। जैसे आपने पढ़ा था यूनिट्स भी डिफाइन करते थे तो पहले बेस के यूनिट्स आते थे, फिर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स डिफाइन करते थे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो इसी तरह अब बेस क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस होंगी, सिंबल्स होंगी, वो स्पेसिफिक सिंबल्स होंगी। फिर उन स्पेसिफिक सिंबल्स की शक्ल में बाकी तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन भी निकाली जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि dimension of a base quantity is denoted by its specific symbol written within square brackets dear students। ये एक स्टैंडर्ड वे है डायमेंशन को लिखने का, showing the qualitative nature of the physical quantity। नेक्स्ट इस टेबल में हम बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन को शो कर देते हैं। नंबर 1, लेंथ की डायमेंशन होती है ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल एल डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए, टेम्परेचर के लिए कैपिटल थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम कैपिटल एन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सेवन्थ बेस क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। चूँकि वो क्वांटिटी बहुत कम इस्तेमाल होनी है हमारे सिलेबस में, डैट्स वाई उसको यहाँ डिस्कस नहीं किया गया। और यहाँ पे दुनिया की कोई भी लेंथ आ जाए स्टूडेंट्स, चाहे एक रूम की लेंथ हो, एक बुक की लेंथ हो, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून हो, या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस हो, किसी भी तरह की लेंथ आ जाए, किसी सर्कल का रेडियस हो, किसी सर्कल का सरकमफेरेंस हो, कोई भी लेंथ की डायमेंशन को हम एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह कभी भी हमारे फिजिक्स के फार्मूला में कोई मैस आ जाता है, चाहे वो अर्थ का मैस हो, किसी छोटे पार्टिकल का मैस हो, उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। और किसी भी तरह का कोई टाइम आएगा तो उसे हम कैपिटल टी से शो करेंगे। दिस इज मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आपने डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। ये पहला पॉइंट तो वही डेफिनेशन आ गई जो अभी हमने पढ़ी है। दूसरा पॉइंट ये आपकी बुक में कुछ इस अंदाज में लिखा गया है, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन फेमिलियर प्रॉपर्टीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, electric current, etc. These measurable properties are called dimensions. Dimensions deal with the qualitative nature of physical quantity in terms of fundamental quantities. Fundamental quantities को base quantities कहते हैं। यानी जब भी आपने किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस की बात करनी है तो उसके अंदर बहुत सारी बेस डायमेंशंस हो सकता है मल्टीप्लाई हो रही हो सकता है डिवाइड हो रही हो। सो बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सिर्फ स्पेसिफिक सिंबल होगी, और किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन के लिए हम बेस डायमेंशंस का ही इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। यानी ये थर्ड पॉइंट में मैं ये कह सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ एनी अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज इज द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ द बेस डायमेंशंस। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और कोशेंट का मतलब डियर स्टूडेंट्स डिवीजन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में, जिसमें सबसे पहले आ रहा है जनाब स्पीड। किसी भी ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करने का बेसिक मेथड ये है कि पहले आप उसका फॉर्मूला लिखें। वी नो डैट स्पीड इज़ गिवन बाय डिस्टेंस ओवर टाइम। सिम्बॉलिकली मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। अब अगले स्टेप में आपने ब्रैकेट्स अप्लाई कर देनी है, अप्लाइंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑन बोथ साइड्स। अब डिस्टेंस एक लेंथ होता है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ आएगी और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी थी। अब यूजुअल मेथड ये होता है कि जितनी भी डायमेंशंस ऊपर नीचे आ रही हैं इन सब को हम न्यूमरेटर में ऊपर लाकर लिखते हैं। तो नीचे वाली डायमेंशन टी को ऊपर ले आइए तो ये बन जाएगी एल टी पावर -1। तो एल पर टी या एल टी पावर -1 इज़ द डायमेंशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। यहाँ ये भी याद रहे आपको,
कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर x है तो जो x की डायमेंशन होती है स्टूडेंट्स वही x में चेंज की डायमेंशन होती है। यानी जैसे मैं कहूँ x वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी चेंज इन वेलोसिटी की भी वही डायमेंशन होगी। यहाँ पे सिंपली पहले हमने फार्मूला लिखा, उसके बाद हमने ब्रैकेट्स अप्लाई की ए के इर्द गिर्द भी और बाकी वेरिएबल्स के इर्द गिर्द। वेलोसिटी की डायमेंशन ऊपर अभी हम फाइंड करके आए हैं विच इज़ एल टी पावर -1 और नीचे टाइम या चेंज इन टाइम की भी डायमेंशन टी ही होगी। ये वाला टी अब ऊपर जाके मज़ीद माइनस हो जाएगा तो एज अ रिज़ल्ट एक्सेलरेशन की डायमेंशन मेरे पास आ गई एल टी पावर -2। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम फोर्स की बात करें, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो डैट फोर्स इज गिवन बाय एम ए। अप्लाइंग ब्रैकेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मास की डायमेंशन कैपिटल एम हो गई और एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने फाइंड की है एल टी पावर -2। अब इन दोनों डायमेंशंस को इकट्ठा एक करके लिख दीजिए तो फोर्स की डायमेंशन आ गई एम एल टी पावर -2। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क के लिए। वर्क होता है स्टूडेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइंग द ब्रैकेट्स, फोर्स को स्टूडेंट्स मैं एम ए लिख लेता हूँ। अगर फोर्स की डायमेंशन हमें डायरेक्ट याद ना हो तो हम उसको सिंप्लीफाई करके एम ए लिख लिया करेंगे। तो ये एनर्जी या वर्क का फॉर्मूला बन गया मैड। याद रहे वर्क हो या दुनिया की कोई भी एनर्जी की टाइप हो, इनकी डायमेंशन वर्क के बराबर ही आएगी। अब आप इसमें मास की जगह एम पुट कर दिया, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी पावर -2 आ गई और डिस्टेंस एक लेंथ ही होता है तो उसकी जगह लेंथ आ गया। तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया एम एल स्क्वेयर टी पावर -2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करेंगे पावर की। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टी। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स अप्लाई की। वर्क की डायमेंशन आपको डायरेक्ट अगर याद ना हो तो पहले आपने इधर एफ डी लिख लेना है, फिर उसको एम ए डी मैड कर लेना है, फिर सॉल्व करना है। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने वर्क की डायमेंशन ऊपर फाइंड की है तो मैं डायरेक्टली इधर पुट कर रहा हूँ एम एल स्क्वेयर टी पावर -2 डिवाइडेड बाई टी। स्टूडेंट्स अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा एम एल स्क्वेयर टी पावर -3। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ पावर। नेक्स्ट बात आती है प्लेन एंगल। स्टूडेंट्स प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ सर्कल। एस यहाँ पे आर्क लेंथ है एंड आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो आर्क लेंथ भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है, लिहाजा थीटा की कोई भी डायमेंशन नहीं निकलेगी क्योंकि लेंथ डायमेंशन लेंथ से कट हो जाएगी। पहले तो मैंने ब्रैकेट्स लगा दी जी तमाम वेरिएबल्स के इर्द गिर्द। अब एस की डायमेंशन भी लेंथ है और रेडियस की डायमेंशन भी लेंथ है, लिहाजा ये कट हो जाएगा, यानी इसकी डायमेंशन कोई भी नहीं बचेगी जिसको हम खाली ब्रैकेट से शो करेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ब्रैकेट्स के अंदर l इंटू एल पावर -1 लिख दो, वो नीचे वाला l ऊपर जाके l पावर -1 हो गया और एक्चुअली इसने कट ही हो जाना है ना, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ब्रैकेट्स के अंदर आप m भी लिखो, l भी लिखो, t भी लिखो, लेकिन तीनों की पावर 0 कर दें। चूँकि इसकी नेट डायमेंशन कोई भी निकल कर सामने नहीं आई, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। यानी फिज़िक्स में जब भी आप दो सेम वेरिएबल्स की रेशियो से कोई चीज़ डिफ़ाइन कर रहे हो तो उसका ना कोई यूनिट होगा, उसका ना कोई डायमेंशन हो। अब चूँकि ये डायमेंशंस निकालते हुए इन टर्म्स ऑफ बेस डायमेंशन ही रिज़ल्ट आ रहा है, किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन की मदद से आप उसका डायरेक्ट बेस यूनिट बना सकते हो स्टूडेंट्स। जैसे वर्क का मुझे अगर बेस यूनिट बनाना है तो देखिए ज़रा स्क्रीन पे, मास का यूनिट केजी होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। देखें डायरेक्टली मेरे पास वर्क या एनर्जी का बेस यूनिट आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम 1 जूल भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स हम ये भी कर सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का पहले बेस यूनिट निकाल लें और उसके बाद बेस डायमेंशंस सब्स्टिट्यूट करके उसकी डायमेंशन बनाई जा सकती है। लेकिन मैंने डायरेक्टली पहले डायमेंशंस निकाली हैं और डायमेंशन से बेस यूनिट सिखाए हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट आएगी जी बात एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें पहली एप्लीकेशन है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। देखें जी फिजिक्स के अंदर कोई भी फार्मूला, कोई भी इक्वेशन तब तक करेक्ट नहीं हो सकती जब तक कि उसकी दोनों साइड्स की डायमेंशंस सेम ना आ जाए।
यानी द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन कैन बी चेक्ड बाय शोइंग दैट द डायमेंशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर द सेम। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आइए इसको समझने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ कंसिडर की है स्टूडेंट्स। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। यहाँ पे हमने सपोज किया कि एक कार है जो कि रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और उसने टी टाइम में एस डिस्टेंस कवर किया है। अब इस सेकंड इक्वेशन को डायमेंशनली कैसे चेक किया गया है हमारी किताब में, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को इस फार्मूला में ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास फार्मूला निकल आया s इज इक्वल टू 1/2 AT²। अब आप इस फार्मूला में 1/2 एक कांस्टेंट फैक्टर को देख रहे हो जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हमारे पास डायमेंशंस अप्लाई करने पर रिजल्ट आया लेफ्ट साइड पे s के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स आ गई, 1/2 को हमने छोड़ दिया, a के इर्द गिर्द ब्रैकेट आ गई और t² के इर्द गिर्द ब्रैकेट आ गई। अब हम डायमेंशंस बोथ साइड के लिए सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस की डायमेंशन स्टूडेंट्स l होती है, तो इधर l आ गया। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने LT-2 पढ़ी थी और टाइम की डायमेंशन t होती है और चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर भी साथ आएगा। अब आप देखें ये वाला t² और ये t⁻⁻2 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे डायमेंशन l आएगी और राइट साइड पे भी डायमेंशन l ही आएगी। तो साबित हुआ डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। लिहाजा ये हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है स्टूडेंट्स। दिस शोज दैट डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर द सेम, देयरफॉर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और कंसिस्टेंट। इसी तरह आप फिजिक्स के किसी भी फार्मूला को इस तरीके से चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब इसकी सेकंड एप्लीकेशन आती है डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला। अगर स्टूडेंट्स हमें ये पता हो जिस क्वांटिटी का फार्मूला बनाना है वो क्वांटिटी कितने पॉसिबल फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है, इस चीज़ का गैस अगर हम अच्छी तरह कर लें तो हम उस चीज़ का फार्मूला डराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि डायमेंशनैलिटी और डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डराइव अ पॉसिबल फार्मूला for a physical quantity by correct estimation of various factors on which the quantity depends। अब इस बात को समझने के लिए हम एग्जाम्पल 1.4 करेंगे स्टूडेंट्स। इस एग्जाम्पल में हमें कहा गया है derive a formula for the centripetal force required to keep an object moving along a circle with uniform speed, assuming that centripetal force depends on mass of the object, radius of the circle and uniform speed। स्टूडेंट्स हमेशा हमें डेरिवेशन ऑफ फार्मूला में ये बताया जाएगा कि किस चीज़ का फार्मूला बनाना है और वो चीज़ कितने पॉसिबल फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि सेंटीपिटल फोर्स एक मास पे डिपेंड कर सकती है, रेडियस पे कर सकती है, दूसरा स्पीड पे कर सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जिस चीज़ का फार्मूला बनाना है उसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे सेंटीपिटल फोर्स और प्रपोर्शन का साइन लगाएंगे और वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिख देंगे जिन पे ये डिपेंड कर सकता है। यानी ये मास पे डिपेंड कर सकता है, ये रेडियस पे डिपेंड कर सकता है, ये स्पीड v पे डिपेंड कर सकता है। अभी फ़िलहाल हमें ये नहीं पता कि ये इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है कि इन्वर्स रख रहा है, तो हम क्या करेंगे इन वेरिएबल्स की कोई भी पावर एज्यूम कर लेंगे। सपोज कर लो मैंने मास की पावर को एज्यूम कर लिया a, r की पावर को एज्यूम कर लिया b और स्पीड की पावर को एज्यूम कर लिया c। अब अगर हम किसी तरह से ये पावर्स कैलकुलेट कर लें डायमेंशंस को कंपेयर करके बोथ साइड्स पे, तो हमारा फार्मूला डराइव हो जाएगा एक्सेप्ट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिस पे मैं एंड पे जाके डिस्कशन थोड़ी और करूँगा। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर एक कांस्टेंट पुट करेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बाकी सारा फार्मूला कुछ यूँ आ जाएगा m पावर a r पावर b v पावर c। इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। इस इक्वेशन की बोथ साइड पे डायमेंशंस लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को कंपेयर करके ये पावर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट m पावर a, रेडियस की पावर b और स्पीड की पावर c। इसको इक्वेशन 1 कहा था हमने। अब हम बोथ साइड पे डायमेंशंस लिखेंगे। तो आप जानते हो फोर्स को आप एम ए के सेंस में इसकी डायमेंशन कैसे लिखोगे, पहले आप ब्रैकेट्स अप्लाई कर दो तमाम क्वांटिटीज़ के साथ, कांस्टेंट को आपने छोड़ देना है, मैथ के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स आ गई और ब्रैकेट के बाहर उसकी पावर मैंने लिख दी, फिर रेडियस के इर्द गिर्द ब्रैकेट आ गई, उसकी पावर आ गई b,
इसी तरह स्पीड के इर्द गिर्द ब्रैकेट आ गई और उसकी पावर आ गई c। सेंटीपिटल फोर्स की जो डायमेंशन होगी डैट वुड बी mlt-2। अगर आप भूल जाएं कि फोर्स की डायमेंशन क्या है तो आपको फोर्स का फार्मूला m में याद होता है। मास की डायमेंशन m होती है और एक्सेलरेशन की lt⁻²होती है। तो यहाँ से फोर्स की डायमेंशन बनती है mlt⁻²। अब राइट साइड पे मास की डायमेंशन m आ गई और इसकी पावर भी इसके साथ आ गई। रेडियस एक लेंथ होती है तो यहाँ पे लेंथ और उसकी पावर b आ गई। नेक्स्ट स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम यानी l/t स्टूडेंट्स, lt⁻⁻1 इसकी डायमेंशन आ गई। अब आप लेफ्ट और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को ज़रा सिंप्लीफाई कर लो। तो राइट साइड पे m पावर a आ गया, l पावर b आ गया और स्पीड की डायमेंशन में ये जो पावर c है ये l के ऊपर भी आएगी l पावर c और t के ऊपर भी आएगी t पावर -c। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। m पावर a, अब यहाँ दो l वाली डायमेंशंस आ रही हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, l पावर b प्लस c आ जाएगा और t पावर -c हो जाएगा। नेक्स्ट हम डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। जब मैं मास को कंपेयर करूंगा स्टूडेंट्स तो आप चेक करें, राइट साइड पे मास की पावर है a और लेफ्ट साइड पे मास की पावर है 1। a की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 आ गई। ओके, फिर आपने लेंथ की डायमेंशन को कंपेयर किया। राइट साइड पे लेंथ की पावर है b प्लस c और लेफ्ट साइड पे लेंथ की पावर है 1, तो b प्लस c इक्वल टू 1 आ गया। फिर आप टाइम की डायमेंशन को कंपेयर करें तो राइट साइड पे t की पावर जो है वो -c है और लेफ्ट साइड पे t की पावर -2 है, तो -c बराबर -2 आ गया। यहाँ से c की वैल्यू 2 निकल आई। इस 2 को आप ऊपर वाली सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पुट करके b भी निकाल सकते हो, यानी b प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से b निकल कर आएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो देखें हमने क्या किया, सिंपली डायमेंशंस को कंपेयर किया बोथ साइड पे और हमें पावर्स सॉल्व हो गई a b c। अब ये पावर की वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला आ जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, सेंटीपिटल फोर्स आएगी कांस्टेंट m पावर a की वैल्यू थी स्टूडेंट्स 1, फिर r पावर b और b की वैल्यू थी -1, फिर स्पीड की पावर c थी और c की वैल्यू है 2। स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लें, कांस्टेंट mv² न्यूमिनेटर में ही रहेगा और r की पावर जो -1 है ये इसे नीचे ले आएगी डिनोमिनेटर में और ये r बन जाएगा। तो ये सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला आ गया हमारे पास mv²/r। अब इस डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है कि हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को डायमेंशंस की मदद से फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है स्टूडेंट्स। So we can say that the numerical value of the constant cannot be determined by dimensional analysis. However, it can be found by experiments. And in the above equation, numerical value of constant happens to be 1. यानी एक्सपेरिमेंट से जब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई तो वो 1 आ गई। तो अब इस फार्मूला में आप इसको 1 पुट कर दोगे तो सेंटीपिटल फोर्स का जो फाइनल फार्मूला बनेगा डैट वुड बी mv²/r। लेकिन याद रहे इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं की, एक्सपेरिमेंट से फाइंड की। नेक्स्ट एट लास्ट वी विल डिस्कस लिमिटेशंस इन डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट्स याद रहे डायमेंशंस को जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं और वो सेम आ जाती हैं तो वो इक्वेशन अब करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब मैं अगर आपको कहूँ यार काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है ½ mv², ये ज़रा चेक करो, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन वही होगी जो कि वर्क की डायमेंशन होती है, 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं है। मास की डायमेंशन आएगी और स्पीड की डायमेंशन का स्क्वायर आएगा। अगर आपको याद हो एनर्जी की डायमेंशन मैंने जो वर्क के केस में निकाली थी ml²t-2 आई थी। अब राइट साइड पे ज़रा चेक करो, मास की डायमेंशन m, स्पीड की डायमेंशन lt⁻1 और उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लो राइट साइड पे तो देखो बनेगा ml²t⁻²। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड पे डायमेंशन बराबर आ चुकी है। अब चेक करें, अगर मैंने इस फार्मूला में इस 1/2 की बजाय यहाँ 10 लिखा होता तो इस 10 ने तो तब भी काउंट नहीं होना था और डायमेंशन फिर भी सही निकल के आनी थी। इसका मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से जस्ट आप उसकी फिजिकल करेक्टनेस को चेक कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटेटिव करेक्टनेस को चेक करने के लिए डायमेंशंस इस्तेमाल नहीं हो सकती। जैसे कल को मैं आपको जी कोई फार्मूला दे देता हूँ, सपोज करें जी मैं कहता हूँ सेंटीपिटल फोर्स इज गिवन बाय
5 mv/r। तो आप चेक करेंगे अगर आप इसकी डायमेंशंस बोथ साइड पे ये सेम आएंगी, लेकिन इस टाइम ये न्यूमेरिकली गलत है फार्मूला। इस फार्मूला में ये 5 नहीं होता। ओके, ये इसकी स्टूडेंट्स लिमिटेशन आएगी। सो डायमेंशनल मेथड कैन नॉट आइडेंटिफाई वेयर एन इक्वेशन इज रॉन्ग। Even if an equation is proved correct, we can only say the equation might be correct for the reason that the method does not provide a check on any numerical factor or constant that can only be determined by experiments or plotting some suitable graph between the variables। यानी ये कांस्टेंट्स को कभी सॉल्व नहीं कर सकता और ये नहीं बता सकता कि किसी फॉर्मूला में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, कोई कांस्टेंट क्या आएगा। उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट से मालूम कर सकते हैं या ग्राफ बनाकर मालूम कर सकते हैं स्लोप की मदद से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।